Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. एक चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब अमेरिकाज में एंशिएंट ट्रेडर्स पहुंचे थे तो उनको एक चीज की बहुत बड़ी इच्छा थी. वो थी कि हमें अमेरिका में गोल्ड मिलेगा. गोल्ड मिलेगा, ठीक है, ये इच्छा थी उनकी. बट दोस्तों एक बात सत्य भी है कि 1840s में कैलिफोर्निया में गोल्ड के ट्रेसेस मिल गए. ट्रैवलर्स ये जानते थे नेटिव अमेरिकन्स के पास गोल्ड है, हमें गोल्ड मिलेगा, और वो आ भी गए थे, उनको ट्रेसेस मिल भी गए गोल्ड के. अब जो गोल्ड रश शुरू होती है, हजारों यूरोपियंस अमेरिका आ रहे हैं. उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर आएंगे तो हमको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, हमको गोल्ड मिलेगा, हम बहुत पैसा कमाएंगे. और इसके लिए चाइनीज़ वर्कर्स को भी रिक्रूट किया गया था दोस्तों. इसलिए चाइना टाउन वगैरह आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका में आपको ज़्यादा मिलते हैं. यूएसए की आर्मी जो थी उस वक्त वो एक दूसरे काम में लगी थी, क्योंकि इन्वेडिंग वगैरह तो हो नहीं रही थी दोस्तों. वो आर्मी लगी थी रेलवेज डेवलप करने में, और रेलवेज कंप्लीट हो गए थे 1870s तक. अब जब रेलवे कंप्लीट होते हैं, क्योंकि यूएसए में 1870 और कनाडा में 1885 में ये चीजें हो चुकी थी. अब यू कैन सी ओवर हियर अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ पीपल एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द गोल्ड रश. जिसे देखो वो बैलगाड़ियां लेके बस आ गए थे, सोना मिल रहा है अमेरिका में, चलो चलते हैं. इट वॉज अ सिचुएशन वेयर एवरीबडी वॉज enjoying, you know, everybody was earning and उनको ऐसा लग रहा था that we will be getting a lot of money. काफी हद तक ये बात सच भी थी, मिल भी रहा था सही में. अब एंड्रयू कार्नेगी एक स्कॉटलैंड का एक बंदा जो उस वक्त आया था, वो ये कहता है द ओल्ड नेशन क्रीप्स ऑन अ स्नेल्स, द ओल्ड नेशंस क्रीप ऑन एट अ स्नेल स्पेस. मतलब एक स्नेल जो होता है ना, उसकी स्पीड में चलते हैं पुराने देश. एक्चुअली ये इसीलिए बोलता है इस बात को क्योंकि ये एक बहुत ही पुअर इमिग्रेंट था स्कॉटलैंड का, एंड ये आके प्रोबेबली अमेरिका के फर्स्ट मिलियनेयर्स में, इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक नाम बनता है. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट. अब ही इज ऑन अ सेकेंड लेवल. और यूएसए के लिए क्या बोलते हैं? द रिपब्लिक्स थंडर्स ऑन एट द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस. जाहिर सी बात है, स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं रेलवे का एडवेंट दिख रहा है. एक रीजन और भी था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था. क्योंकि देखिए, हमें पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ जो स्मॉल पेजेंट्स थे उनको जॉब्स और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो दे मूव्ड टू टाउन्स इन सर्च ऑफ जॉब एंड ऑल. एक रीज़न ये था. लेकिन नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्रीज एक अलग रीज़न के कारण डेवलप हो रही थी. नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी रेलवे इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है जल्दी से जल्दी अलग अलग जगहों का लिंक किया जा सके. इस चीज के लिए रेलवे डेवलप हो रहा था और उसके लिए इंडस्ट्रीज बन रही थी. सो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लोगों के इमिग्रेशन के कारण नहीं बन रही थी, यहाँ पे नीड के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज बन रही थी. अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर एक और चीज रहेगी. कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स थे. अगर हम देखें 1860s तक यूएसए एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी. मतलब एक इकोनॉमी जो कि डेवलप्ड नहीं कह सकते हो. 1890 में
इट वॉज द लीडिंग पावर नेशन ऑफ द वर्ल्ड। 30 साल, 1860 में अमेरिका और कनाडा कुछ नहीं थे दोस्तों, लेकिन 1890s आते आते सडनली ये सुपर पावर बन जाते हैं दुनिया के। अब अमेरिका को लोग इस तरीके से देखने लगे कि अमेरिका इज ए लैंड where immigrants are welcomed and it's a land of opportunity भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर भी फैलने लग गया, बहुत सारा एरिया क्लियर किया गया था जिनको फार्म बनाया गया। ये सब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो से बताया है किस तरीके से क्लियर करा गया था। जानने के लिए प्लीज हमारी प्लेलिस्ट देख लेना। 1890 में कुछ चीजें दिखने लगी, अब इसका असर दिखने लगा। बाइसन जो था वो ऑलमोस्ट एक्सटर्मिनेट कर दिया गया था। अब जो नेटिव्स थे वो हंटिंग वाली लाइफ, हंटिंग का जो ऑप्शन था वो उनकी लाइफ में खत्म हो गया, क्योंकि बाइसन एक्सटर्मिनेशन के लेवल पे आगे मिल ही नहीं रहे थे, बचे नहीं थे, इतने किल कर दिए थे फ्लैश के लिए। 1892 में यूएस का पूरा कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन कंप्लीट हो चुका था दोस्तों, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट, नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कंप्लीट था। अब ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, पैसिफिक कोस्ट से लेके अटलांटिक कोस्ट इज कॉल्ड ईस्ट कोस्ट, पैसिफिक कोस्ट इज कॉल्ड वेस्ट कोस्ट, कनेक्ट हो चुके थे अलग अलग स्टेट्स और रोड्स के थ्रू। अब कोई फ्रंटियर नहीं थी वहां पे जिसमें यूरोपियन सेटलर आके टिके नहीं थे। अब सारे ऑप्शंस खुल गए थे। कुछ सालों के अंदर यूएसए तो खुद की कॉलोनीज दूसरे देशों में सेट करने लग गया था, जैसे हवाई was a colony, हवाईन आइलैंड्स, फिलीपींस was a colony। यूएसए एक इंपीरियल पावर बन चुका था दोस्तों, चीजें बदल गई थी। थिंग्स वर वेरी मच चेंज नाउ, यूएसए was flourishing। As you can see here, रैंच और प्रेरीज वगैरह बताए जा रहे हैं, इमिग्रेंट्स को किस तरीके से वेलकम किया जाता था, दैट यू कम टू अमेरिका यू विल गेट अ न्यू लाइफ। सो समथिंग वॉज रियली गुड आउट देयर दैट वॉज इन्वाइटिंग पीपल इन अमेरिका टू जस्ट एंजॉय अ न्यू लाइफ। चलो अमेरिका चलते हैं, एक नई जिंदगी मिलेगी। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।